प्रणाम है आप सभी को। बहुत बहुत स्वागत है आज का इस टेलीकास्ट में। केतु विज्ञान पर हम बातचीत कर रहे हैं कुछ ना कर भैया दिल्ली वाले, जो कि शुक्राचार्य ज्योतिष के एक्सपर्ट हैं। उनसे हमने जाना कि राहु विज्ञान, केतु विज्ञान और 5 सीड नेचुरोपैथी और हेक्सा सीड एशोथेरेपी, ये 4 अलग अलग ब्रांचेस हैं शुक्राचार्य ज्योतिष की, जिनके माध्यम से हर तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है, डायग्नोसिस किया जा सकता है, कारण जाना जा सकता है और निवारण संभव है। हर तरह की समस्या हो, चाहे आप ज्योतिषीय उपाय ढूंढ रहे हैं, चाहे आप किसी तरह की हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। आइए आज फिर हम स्वागत करते हैं कुछ ना कर भैया दिल्ली वाले का इस लाइव शो में। मैं हूं आज की होस्ट निधि कंसल, कृष्णीष्ट मंदिर अंबाला की केयरटेकर, देवात्मा समाज की सेक्रेटरी और आत्मबल विकास केंद्र यानी कि सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट सेंटर मैं चला रही हूं अंबाला से ही। और इसी प्रोसीजर में, इसी प्रोसेस में हम बात करेंगे केतु विज्ञान पर आधारित अश्विनी जी से। अश्विनी जी अग्रवाल का स्वागत करते हैं और कि वे आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में जुड़े और हमें जानकारी दें सेल्फ कॉन्फिडेंस क्यों हमारा डेवलप नहीं हो पाता है। प्रणाम है अश्विनी जी को और बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के लाइव शो में। केतु विज्ञान पर बातचीत हम कर रहे हैं और कई अलग अलग डायमेंशंस में आपने बात की है। कल का कंक्लूजन हमारा ये रहा कि डायग्नोस्टिक के लिए राहु विज्ञान को यूज किया जाता है और रेमेडी के लिए केतु विज्ञान को। किसी भी तरह की हेल्थ प्रॉब्लम हो, 5 सीड नेचुरोपैथी, और महिलाओं के लिए हेक्सा सीड एशोथेरेपी, ये 4 ऐसी विधाएं अब शुक्राचार्य ज्योतिष से हमें मिलती हैं जो हमें हर तरह के एंजॉयमेंट और लग्जरी की लाइफ जीने के लिए प्रेरित करती हैं। अश्विनी जी, एकल औषधि या चिर युवा बने रहना, कभी बूढ़े ना होना, ये इस तरह के रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर अक्रॉस ग्लोब बहुत काम चल रहा है, लेकिन ये संभव कर दिखाया है आपकी इन टेक्नोलॉजीज ने। और मेनली जो शुक्राचार्य ज्योतिष पर आधारित जो विज्ञान हमारे पास है, जो टेक्नोलॉजीज हमारे पास है, उनके द्वारा ये संभव हो पाया है कि हम एकल औषधि तक भी पहुंच पाए हैं। और अब लिव 16 लुक 16 भी प्रैक्टिकली पॉसिबल है, जिसमें हम सनातन टेक्नोलॉजीज का उपयोग करते हैं। इन्हीं के बारे में कुछ और एनलाइटनमेंट आप हमें करें, कुछ मार्गदर्शन करें और नए विषयों पर बातचीत। आपका मैं फिर से स्वागत करती हूँ। प्रणाम जी। प्रणाम। हम लोग केतु विज्ञान पर चर्चा कर रहे हैं और लिव 16 लुक 16 का हमारा एक प्रोजेक्ट है जिसको हम लोग एग्जीक्यूट करने में लगे हुए हैं, जो कि संभव है केतु विज्ञान, राहु विज्ञान, हेक्सा सीड एशोथेरेपी और 5 सीड नेचुरोपैथी से। ये हमें अच्छे से समझ में आ गया है कि ये एक संभव है और इस संभावना को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट किया जा सकता है अगर हम अपने अंदर प्रैक्टिकल सनातनता को इंप्लीमेंट करना शुरू कर दें तो यहां पर हमें जो समझना होगा वो समझना होगा कि प्रैक्टिकल सनातनता क्या है। और अगर प्रैक्टिकल सनातनता समझनी है तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो कंपोनेंट है हमारे बॉडी के अंदर या हमारे यूनिवर्स में वो है शुक्र। शुक्र एक ऐसा कंपोनेंट है, ऐसा मॉलिक्यूल है जो रिस्पॉन्सिबल है लिव 16 लुक 16 को मेंटेन करने में। शुक्र अगर आपका ठीक है तो आप बूढ़े नहीं हो सकते, पक्की बात है ये। शुक्र का डायरेक्ट कनेक्शन है एजिंग से। जैसे जैसे शुक्र वीक होता चला जाता है, पुअर होता चला जाता है, अपनी स्ट्रेंथ खोता चला जाता है, वैसे वैसे ही आप बूढ़े होने लगते हैं। बूढ़े होने का कनेक्शन एज से नहीं है, एज काउंट से बूढ़े होने का कनेक्शन नहीं है कोई भी। आप बूढ़े 40 साल की उम्र में भी बूढ़े हो सकते हो और आप 30 साल की उम्र में भी बूढ़े हो सकते हो
और इट सीम्स 15 साल की उम्र में भी बूढ़े हो सकते हो, क्योंकि बूढ़ा होना जो है, और आप 100 साल की उम्र में भी बूढ़े ना हो, या 200 साल की उम्र में भी बूढ़े ना हो, या 500 साल की उम्र में भी बूढ़े ना हो, इवन 5000 साल तक की उम्र में भी बूढ़े ना हो, तो ये संभव है। तो एजिंग का जो डायरेक्ट कनेक्शन है, कनेक्टिविटी है, वो है आपकी शुक्र से। और इसीलिए शुक्र का सारा के बारे में जो सारा ज्ञान है वो दिया गया है शुक्राचार्य ज्योतिष के द्वारा, शुक्राचार्य के द्वारा। अब यहां पर मैं एक बात बताना चाहूंगा कि शुक्राचार्य है कौन। अगर इस बात को समझना चाहे तो वैसे ये रेलेवेंट ज्यादा है या नहीं है मुझे पता नहीं है, बट फिर भी कहते हैं कि जिसने ये ज्ञान दिया उसके बारे में अगर थोड़ी जानकारी हो जाए तो अच्छा रहता है, कॉन्फिडेंस बढ़ता है उससे। मुझे नहीं पता क्यों बढ़ता है, पर बढ़ता है उससे कॉन्फिडेंस, ये पता लगता है। तो शुक्राचार्य जो हैं वो शुक्र के मालिक कहलाते हैं, और शुक्राचार्य शुक्र के मालिक कहलाते हैं। और वो, आपने महाविष्णु का नाम सुना होगा, तो महाविष्णु, अगर एक सिक्के को देखें, हम कॉइन को देखें, तो उसकी 2 साइड होती हैं। एक्चुअली 3 साइड होती हैं, पर 2 साइड ज्यादातर जानी जाती है। वो असल में, वो देखा है ना आपने, ब्रह्मा विष्णु महेश, 3 की बात की जाती है हमेशा। तो 3 की बात इसलिए की जाती है कि हर सिक्के के 3 पहलू होते हैं, 2 साइड्स होती है और एक सरफेस होती है, जो कि समझनी, मतलब समझ भी सकते हो, नहीं भी समझ। सिक्का खड़ा हो गया, खड़ा कैसे हो जाता है सिक्का, तो वो समझना है तो वो तीसरी सरफेस पर खड़ा होता है। तो इसलिए 3 का खेल जीवन में ना आए अनमेल। और ये 3 क्या है? ये 3 है मन, बुद्धि और शरीर। ये 3 चीजें जो है वो है मन, बुद्धि और शरीर। अगर ये तीनों चीजों का मेल ठीक ठाक हो, अच्छा हो, तो समझो कि आपका जीवन मस्त कटेगा, व्यस्त कटेगा। जी, इसमें ऊर्जा भी तो आएगी। मन भी ठीक है, बुद्धि भी ठीक है, शरीर भी ठीक है, लेकिन एनर्जी लेवल ही नहीं है। हाँ, तो यही तो कंफ्यूजन है, यही कंफ्यूजन है कि अगर आपका मन ठीक है, बुद्धि ठीक है और शरीर ठीक है, और तीनों इंटीग्रेटेड है, तो एनर्जी अपने आप रहेगी, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। यही एक मूल कारण है, क्योंकि एनर्जी जो है वो डायरेक्टली शुक्र से रिलेटेड है, शुक्र से कनेक्टेड है। और अगर आपकी शरीर ठीक है और आपका मन ठीक है और आपका बुद्धि ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये तीनों चीजें जो है काम ही शुक्र की वजह से कर रही हैं। तो एनर्जी इज समथिंग इन ऑटोमेटिक मोड। और आप देख सकते हो कि एनर्जी जो है जनरेट करने के लिए हार्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, हार्ट इज कॉल्ड एनर्जी जनरेटर। तो हार्ट बीट जो है ऑटोमेटिक चलती है कि नहीं चलती है? फिर तो ये कंफ्यूजन क्यों? ऐसा अक्सर होता है कि हम कुछ काम करना चाहते हैं, उसके लिए हमने प्रिपरेशन किया है, लेकिन फिर भी एनर्जी लेवल नहीं होता और हम उस काम को नहीं कर पाते, या उतनी एनर्जी हम पुट इन नहीं कर पाते जितनी चाहिए। क्योंकि उसका बड़ा सिंपल सा कारण है कि आपकी बॉडी आपका साथ नहीं दे रही है, तो आपकी परफॉर्मेंस एफिशिएंसी पुअर है, लर्निंग एफिशिएंसी अच्छी है, नॉलेज, आपका नॉलेज बैंक अच्छा है, बट आपकी परफॉर्मिंग एफिशिएंसी पुअर है, एशो क्वेश्चन जिसको कहा गया है। तो इसलिए तीनों चीज, और तीनों ही आपस में जुड़ी कैसे है? प्राइम जो फैक्टर है, जो ये तीनों चीजें, मन, बुद्धि और शरीर, ये आपस में जो जुड़े हैं, वो जुड़े कैसे हैं? तो वो जुड़े हैं शुक्र शक्ति से, शुक्र की स्ट्रेंथ से जुड़े हुए हैं ये आपस में। तो जितनी शुक्र की स्ट्रेंथ आपकी अच्छी होगी, उतने ही ये तीनों चीजें आपके ठीक से जुड़ी होंगी। और जितना ही आपका निष्ठा चक्र, जिसकी जानकारी राम ज्ञान, राम राज्य ज्ञान में उपलब्ध हुई है, निष्ठा चक्र,
वो उस ऊर्जा को, उस शुक्र को प्रसारित करता है, लाइव रखता है, उस शुक्र को जागृत रखता है। जी, मीन्स शुक्र एक तरह की एनर्जी है। शुक्र एक मॉलिक्यूल है, इट इज एक मॉलिक्यूल फिजियो-वर्चुअल प्रोडक्ट। ओके। और शुक्र से ही हमारा युवावस्था, हमारा यौवन बना रहता है। नहीं, शुक्र से कनेक्शन होता है बिटवीन मन, माइंड, ब्रेन एंड बॉडी। हम उतनी जल्दी बूढ़े होते हैं जितनी जल्दी हमारा शुक्र वीक होता है। शुक्र कमजोर होता है, यानी तुम्हारा या तो मन और बुद्धि का डिस्कनेक्शन हो रहा है या फिर बुद्धि और बॉडी का डिस्कनेक्शन हो रहा है। शुक्र की स्ट्रेंथ मेंटेन करनी है। हमारा मूल पर जो उद्देश्य है वो ये है कि शुक्र की स्ट्रेंथ हमें मेंटेन करनी है। शुक्र की स्ट्रेंथ मेंटेन करोगे, वो मेंटेन होगी निष्ठा चक्र के जागरण से और जागृति से और मूवमेंट से। निष्ठा चक्र अगर आपकी हार्ट बीट से सिंक्रोनाइज है तो फिर आपका दशांक चक्र और दशांश चक्र ठीक से चलने लगेगा। और वो जब तक ठीक चल रहा है तो आप बूढ़े होगे नहीं, क्योंकि आपका दशांक चक्र और स्पेशली दशांश चक्र पुअर होना शुरू होता है पहले, फिर दशांक चक्र पूरा पुअर होना शुरू होता है और फिर जाकर के आपका निष्ठा चक्र पूरा होना शुरू होता है। तो शुक्र की जो इंपॉर्टेंस है वो यही है कि शुक्र को मेंटेन करने के लिए हमें निष्ठा चक्र की इंपॉर्टेंस को समझना ही होगा। उसके सारे क्रियाकलाप को, उसके फंक्शनैलिटी को हमें अपने अंदर इंप्लीमेंट करना ही होगा, और वही कहलाती है प्रैक्टिकल सनातनता। इंप्लीमेंटेशन और प्रैक्टिकल सनातनता वही है कि शुक्र सनातन है। जो मैंने समझा है अश्विनी जी वो ये कि निष्ठा चक्र हमें अपना मेंटेन रखना है, जिससे हमारा दशांश चक्र और दशांक चक्र मेंटेन रहे और हमारी लाइफ कुल मिला के ठीक चलती है। तो अब अगर हमें अपने शुक्र के लेवल को मेंटेन रखना है, शुक्र की स्ट्रेंथ को मेंटेन रखना है, तो वहां भी हमें निष्ठा चक्र को ही मेंटेन रखना है या कुछ और भी इसके लिए? निष्ठा चक्र तो मेंटेनिंग निष्ठा चक्र सनातनता। सी व्हेन वी आर, क्या कहा आपने? मेंटेनिंग निष्ठा चक्र इज इक्वल टू इम्प्लीमेंटिंग प्रैक्टिकल सनातनता। यस, एग्जैक्टली। निष्ठा चक्र कैन बी मेंटेन्ड ओनली बाय इम्प्लीमेंटिंग प्रैक्टिकल सनातनता इन सेल्फ। निष्ठा चक्र मेंटेन करने के लिए तो हमारे पास प्रोसीजर्स हैं, हम उनको फॉलो करते रहें। प्रैक्टिकल सनातनता इम्प्लीमेंट करना क्या है? यही है कि प्रोसीजर को प्रोसीजर के हिसाब से फॉलो करना है, अपने हिसाब से, कस्टमाइज टू मी। प्रोसीजर्स तो बने ही हुए हैं, तो प्रोसीजर प्रैक्टिकल सनातनता के लिए ही बने हुए हैं। प्रैक्टिकल सनातनता इंप्लीमेंटेशन का प्रोसीजर ही तो है वो प्राइमरीली, जो निष्ठा चक्र को मेंटेन। क्योंकि सनातन क्या चीज है ये तो समझो। सनातन है शुक्र। तुम्हारी बॉडी सनातन नहीं है, तुम्हारी मन सनातन नहीं है, तुम्हारा बुद्धि सनातन नहीं है, शुक्र सनातन है। और जैसे शुक्र सनातन है मीन्स हमारा शरीर से ही हमारा ये लाइफ स्पैन जुड़ा है। जब तक शरीर है तब तक जन्म है, शरीर खत्म हो जाएगा तो सनातनता में लाइफ स्पैन से कोई कनेक्शन ही नहीं है ना। यही तो कंफ्यूजन है लोगों को। लिव 16 लुक 16 डजंट मीन दैट यू आर लिविंग एवर। लिव 16 लुक 16 का मतलब है कि आप जब तक जीवित हो, जब तक आपकी लाइफ स्पैन है, तब तक आप बूढ़े नहीं होते हो, तब तक आप 16 के रहते हो, 16 के दिखते हो। हमने लाइफ स्पैन को हमने कुछ नहीं किया। प्रैक्टिकल सनातनता का मतलब लाइफ स्पैन को हम इंक्रीज नहीं कर रहे हैं कि लाइफ स्पैन हमारा अनलिमिटेड हो गया। नहीं समझे? हम लोग लाइफ स्पैन को थोड़ी इंक्रीज कर रहे हैं प्रैक्टिकल सनातनता में। ये कंफ्यूजन है कि सनातनता का मतलब है हमारी जिंदगी की ड्यूरेशन बढ़ गई। ये बहुत ही गलत थिंकिंग है। सनातन का मतलब होता है
लिव 16 लुक 16। हमने यहां पर लिव्स 8 और लुक 8 क्यों नहीं कहा कि बचपन में ही रहो, बाल्यकाल में ही रहो? क्यों नहीं कहा ये? क्योंकि जी, क्योंकि 16 की एज तक हमारा शरीर मन विकास हो चुका होता है, हम अपने बेस्ट पे होते हैं। एग्जैक्टली। तो ये 16 का नंबर आया कहां से? ये है कृष्ण का ज्ञान। कृष्ण का राज्य ज्ञान जो है वो ये है कि लुक 16 लिव 16 का जो कॉन्सेप्ट है वो कृष्ण का दिया हुआ है। निष्ठा चक्र का ज्ञान राम जी का दिया हुआ है, लेकिन लिव 16 लुक 16 का जो कॉन्सेप्ट है वो कृष्ण का दिया हुआ है कि 16 साल की उम्र में जो हो आप, अगर आप अपने आप को मेंटेन रखते हो, शुरू से प्रोसीजर अडॉप्ट किया आपने, तो आपके जीवन में प्रैक्टिकल सनातनता इंप्लीमेंटेड हो गई। बस उसको मेंटेन रखना है आगे। और सिंपल सा एक शब्द है शुक्र, जिसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि शुक्र सनातन है। जब आपकी मृत्यु होती है तो आपका शुक्र खत्म हो जाता है। यहां पे शुक्र खत्म होने का मतलब क्या है कि आपकी शुक्र शक्ति खत्म हो जाती है। फिजियो वर्चुअल कंपोनेंट है ये, तो उसका जो फिजियो पार्ट है वो खत्म हो जाता है, वर्चुअल रह जाता है। जो जब किसी की मृत्यु होती है हम कहते हैं कि इसके प्राण निकल गए, उसका एक्चुअली शुक्र निकल गया। एक्चुअली उसका शुक्र निकल गया। करेक्ट, प्रिसाइजली दिस इज द आंसर। कि हम मृत्यु को अब तक समझे ही नहीं है कि मृत्यु होती क्या है, कैसे होती है, क्या कारण, क्या है उसका कारण। मतलब वैसे कहते हैं कि सांसों की गिनती पूरी हो जाए तो मृत्यु हो जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? हम गिनी हुई सांसें लेकर आते हैं, हम उनको चाहे जल्दी जल्दी ले लें चाहे देर से ले, जब खत्म हो गई तो लाइफ स्पैन पूरा हो गया। तो सांसों से शुक्र को मेंटेन किया जाता है। जो शुक्र स्ट्रेंथ है, जो शुक्र शक्ति है, वो आपकी ब्रीदिंग से मेंटेन होती है, हार्ट बीट से नहीं। इसीलिए कहते हैं क्रोध ना करो। लोग कहते हैं ना कि क्रोध ना करो, तो क्रोध ना करो क्यों कहते हैं लोग? या मौन रखो, मौन रखने को क्यों कहते हैं लोग? तो उसका बड़ा सिंपल सा कारण है कि आप उस समय में सांसों की जो गति है वो बढ़ जाती है। क्रोध करोगे तो सांसों की गति बढ़ जाएगी, आप अगर बोलोगे तो सांसों की गति बढ़ जाएगी। नंबर ऑफ ब्रेथ विल इंक्रीज इन दैट ड्यूरेशन। समझे कि नहीं जी? तो शुक्र शक्ति जो है डायरेक्टली कनेक्टेड है ब्रीदिंग से, और इसीलिए प्राणायाम जैसे फीचर, जैसे प्रोडक्ट बने, सिस्टम बने, प्रोसीजर्स बने, आई वुड से, विच यू हैव टू अडॉप्ट एग्जैक्टली। प्राणायाम के ऊपर फिर जाते हैं तो स्वर योग आ जाता है, स्वर योग के ऊपर जाते हैं तो श्वास योग आ जाता है, और ऐसे करके ये सिस्टम बने हुए हैं। सारे सिस्टम उपलब्ध हैं, अवेलेबल हैं, बट यूज जो करना है उनको, वो अपनी कंपोजिशन के हिसाब से करोगे तो फायदा होगा, अपने कंपोजिशन के हिसाब से नहीं करोगे तो फायदा शायद ना भी हो, नुकसान नहीं होगा, ये पक्की बात है। अगर आप श्वास योग मान लो यूज करते हो, श्वास योग प्राणायाम करते हो, तो प्राणायाम में नुकसान होने के चांसेस हैं, आपके साइड इफेक्ट होते हैं, उसमें प्रोसीजर आपको ठीक से फॉलो करना पड़ेगा। स्वर योग करते हो तो स्वर योग में भी चांसेस हैं कि नुकसान हो जाए, पर बहुत कम, प्राणायाम के कंपैरिजन में बहुत कम। तो स्वर योग
का आप उपयोग कर सकते हो, उसमें नुकसान होने के चांसेस बहुत कम है पर चांसेस हैं, लेकिन नुकसान होने के चांसेस बहुत कम है। नॉर्मली क्या होता है कि स्वरयोग की जब प्रैक्टिस करी जाती है, अभ्यास किया जाता है ना, तो उससे पुरुष की शुक्र शक्ति तो बढ़ती है, पर उसके साथ में और कंडीशंस है जो आपको यूज करनी पड़ती है। स्वरयोग में भी आपको बहुत सारी चीजें और करनी पड़ती है, ध्यान रखना पड़ता है बहुत सारी और फैक्टर्स का, जो कि तभी आपको मैक्सिमम एडवांटेज मिलता है, लाभ मिलता है। श्वास योग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आपको नुकसान तो बिल्कुल नहीं होगा, कंडीशन कोई नहीं है। सिर्फ फर्क यह है कि हाँ, कुछ चीजें हैं जो अगर यूज कर लोगे तो फायदा ज्यादा होगा। वो भी वो कि आपको अपना जो निष्ठा चक्र का जो सिस्टम है वो समझना पड़ेगा, क्योंकि निष्ठा चक्र की जो गति है वो अपनी हार्ट बीट से सिंक्रोनाइज करनी है आपको। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम प्रैक्टिकल सनातनता को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, अपना निष्ठा चक्र मेंटेन करना चाहते हैं, तो श्वास योग एक हमारे पास टेक्नोलॉजी है, लेकिन वो अपने आप में काफी है ये नहीं कह सकते, हमें और टेक्नोलॉजीज भी इसके लिए यूज करनी पड़ेंगी, क्योंकि वो कस्टमाइज करना पड़ेगा। श्वास योग अब कस्टमाइज करना पड़ेगा। प्राइम रीजन इज कस्टमाइज, मतलब क्योंकि हर इंडिविजुअल की हार्ट बीट अलग अलग है, हर एक के कमाए हुए कर्म फल अलग अलग है, तो हार्ट बीट अलग अलग है। हार्ट बीट का रिदम की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहां पर, दोनों चीजों में फर्क है। मैं हार्ट बीट की बात कर रहा हूं, ना कि हार्ट बीट के काउंट की, पर मिनट काउंट, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। स्पीड सबकी एक जैसी हो सकती है, हार्ट बीट की स्पीड सबकी एक जैसी हो सकती है, बट इंडिविजुअल हार्ट बीट जो है उसमें वेरिएशन होगा ही होगा, हर एक का, इंडिविजुअल का, क्योंकि वही रिस्पॉन्सिबल है आपको एक फेस देने के लिए, शक्ल देने के लिए। शक्ल दो लोगों की एक जैसी क्यों नहीं होती? इट इज प्रिसाइजली बिकॉज ऑफ हार्ट बीट। हार्ट बीट का शक्ल से कोई कनेक्शन नहीं है ना? बॉडी, यही तो, माइंड बॉडी एंड ब्रेन, माइंड ब्रेन एंड बॉडी, तीन चीजें हैं जो ड्रिवन है आपकी हार्ट बीट से। तो बॉडी का मतलब क्या हुआ? तो शक्ल आ गई ना उसके अंदर। अश्विनी जी, जो मैंने श्वास योग को आज तक समझा है वो ये कि हम धीमी गति से सांस लेते हैं, धीमी गति से सांस छोड़ते हैं और पूर्ण सांस लेते हैं जितना हम ले पाए। इसमें कस्टमाइजेशन तो कुछ है ही नहीं, सब इसी प्रकार से सांस लेते हैं। क्यों? अगर आपको पिताम्बरा एनर्जी चाहिए तो सुबह लेना होगा, ये प्रैक्टिस करनी होगी स्पेसिफिकली। ब्लू ब्रीज एनर्जी चाहिए तो शाम को करना होगा, और डाइजेशन चाहिए तो मुंह से लेना होगा। बड़े सारे कंडीशंस हैं। फिर किसको कितनी लेनी है एक बार में, तो कंडीशंस है हर जगह पर। लेकिन नॉर्मल केस में अगर आप श्वास योग करते हो तो यू आर एबल टू मेंटेन योर शुक्र शक्ति, दैट इज श्योर। एक और चीज, हम लोग श्वास योग से हवा की ऊर्जा यानी कि कृष्णांश का उपयोग करते हैं। करेक्ट। हवा की ऊर्जा दैट इज कृष्णांश और शुक्र, ये दो एक ही चीज है, ये अलग अलग? नहीं 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 नहीं, अलग अलग है। शुक्र तो आपके अंदर है, कृष्णांश से उसको मेंटेन कर रहे हो। शुक्र तो इंडिविजुअल के अंदर है, इंडिविजुअल का अपना, उसकी अपनी अपनी क्वालिटी है, अपना अपना शक्ति है, अपना अपना मेंटेनेंस है। लेकिन कृष्णांश इज यूनिवर्सल। दोनों चीज में समझ आया ना फर्क? शुक्र अपना अपना है, लेकिन कृष्णांश यूनिवर्सल है। कृष्णांश भी हमारे अंदर होते हैं, कृष्णांश बसे मेरे दिल में, शुक्र भी हमारे वो तो अंदर आप है। ले रहे हो ना, वो आप ले रहे हो ना उसको, वो जनरेट कर रहा है। दैट्स व्हाट प्रिसाइजली कृष्णांश इज एनर्जी।
whereas Shukra is not energy, it is a physio-virtual component. There is a difference between virtual and physio-virtual components. तो मीन्स अगर हम अपने आप को हमेशा यंग रखना चाहते हैं, जो कि सभी की इच्छा होती है, तो शुक्र मेंटेन करना है। शुक्र मेंटेन करने के लिए प्रैक्टिकल सनातनता को इम्प्लीमेंट करना है। उसके प्रोसीजर्स कस्टमाइज्ड हैं सबके लिए, निष्ठा चक्र मेंटेनेंस के, जिसमें श्वास योग एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। श्वास योग के द्वारा हम कृष्णाज को यूज करते हैं और शुक्र को मेंटेन करने के लिए। इसमें क्या है कि देखो चक्कर वो क्या है, इशू क्या है कि हम लोग जो ये प्रैक्टिकल सनातनता और ये सब कुछ जो कर रहे हैं, प्राइम पर्पस है कि लिव 16 लुक 16 में जाना है हमें, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या आती है, मतलब इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें जाने में समस्या क्या है। हमें लिव 16 लुक 16 में तो खाली श्वास योग करके जा सकते हो आप, पर क्या जा सकते हो? नहीं संभव। कारण है कि आपकी उम्र के जो फेजेस हैं, स्पेशली फीमेल के लिए है ये, कि उसके अंदर कॉल ऑफ नेचर इतनी सारी हैं कि हर कॉल ऑफ नेचर को वो उसको रिस्पॉन्ड करना है। और वो कैसे रिस्पॉन्ड करेगी अगर उसको पता ही नहीं है तो उसकी एज तो बढ़ती जाएगी, रुक ही नहीं सकती। एजिंग के रीजन तो जो है, वो जो रीजन एज का जो कॉल ऑफ नेचर आई है, उसने जो आपको जो डिस्टर्बेंस दिया है, उसको मेंटेन करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट कौन करेगा? समझे कि नहीं? कि प्राइमरीली फीमेल इज ए इशू हियर, मेल को कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। यहां पे फीमेल की इशू है कि कॉल ऑफ नेचर फीमेल को बहुत सारी आती है उसकी लाइफ स्पैन में, मेल को नहीं आती है कोई भी। When you are 16, at the age of 16, you are male gets maybe one call of nature, if you can say, कि वो उसके वो दाढ़ी मूछ आने लगती है, that's it. But female, right from the age of 4, she starts getting call of natures. पता नहीं लगता है, पता ही नहीं लगेगा तो फिर उसको मेंटेन कैसे करोगे? और मेंटेन नहीं करोगे तो फिर एजिंग तो होगी, कौन कैसे रुकेगी? और जो कॉल ऑफ नेचर की वजह से जो साइड इफेक्ट्स होते हैं, प्राइम रीजन कॉल ऑफ नेचर का नहीं है। प्राइम रीजन है कि कॉल ऑफ नेचर की वजह से जो साइड इफेक्ट्स होते हैं, वो साइड इफेक्ट कितना डैमेज कर दे ये पता नहीं लगेगा। अश्विनी जी, जो कॉल ऑफ नेचर है ये एक प्राकृतिक प्रोसेस है जो नॉर्मली फीमेल की बॉडीज में ज्यादा होते हैं, मेल की बॉडी में एक आध होता है पूरी लाइफ में। पर क्योंकि ये प्राकृतिक है कॉल ऑफ नेचर, तो इनके लिए कुछ एक्स्ट्रा केयर, कुछ एक्स्ट्रा हमें कंसर्न, एक्स्ट्रा प्रोसीजर, व्हाई इज इट नीडेड? बिकॉज nature says that this call is going to come, but is the female prepared for that call? भाई आईआईटी में एडमिशन लेना है आपको, तो आईआईटी में एडमिशन लेने के लिए जो आपको एलिजिबिलिटी लेवल चाहिए वो लाना पड़ेगा कि नहीं लाना पड़ेगा? और आईआईटी तो चलो आप नेक्स्ट ईयर भी दे सकते हो, बट कॉल ऑफ नेचर को आप नेक्स्ट ईयर पोस्टपोन कर सकते हो क्या? फिर तो उसकी तैयारी कौन करेगा? तुम एलिजिबिलिटी तो तुम्हारी है नहीं और तुम कॉल ऑफ नेचर आ गई क्योंकि उसका टाइम आ गया, प्रिपरेशन तुमने कुछ की नहीं। तो क्या होगा, उसका रिजल्ट क्या आएगा? आज जो सारे के सारे इतनी समस्याएं जो संसार झेल रहा है पूरा का पूरा, खासकर फीमेल कम्युनिटी जो सफर कर रही है, वो किस बात के लिए सफर कर रही है? एवरीथिंग इज कॉल ऑफ नेचर ओनली। सपोज शी गेट्स मैरिड और उसके हस्बैंड की डेथ हो जाती है, तो उसकी क्या पोजीशन हो जाती है समाज में, ये सब जानते हैं। तो क्यों ऐसी सिचुएशन? कॉल ऑफ नेचर तो उसकी आई थी, फीमेल की तो आई भी नहीं थी। इमेजिन मैं क्या कह रहा हूं कि एक ये ऐसा एपिसोड है जिसमें
कॉल ऑफ नेचर तो मेल की आई थी, फीमेल की थोड़ी आई थी। पर फीमेल, वाई फीमेल इज सफरिंग? ये तो अदर वे राउंड भी है। अगर पति पत्नी है और वाइफ की डेथ हो जाती है तो मेल भी सफर करता है। देखा है क्या कहीं? हम लोग दुनिया में रह रहे हैं, प्रैक्टिकल है, हम प्रैक्टिकल सनातनता की बात कर रहे हैं। तो आप देखो ना, बाजार, आप मार्केट, सारा संसार आपके सामने है। तो कोई दिखा? मेरे ख्याल से इसका इसका भी एक कारण है। उसका एकमात्र कारण ये है कि मेल इज ए एक्सप्लोरर बाय नेचर, सो ही कीप्स एक्सप्लोरिंग। तो उसको फर्क ही नहीं पड़ता है। उसको किचन में तो जाना नहीं है, उसको खाना खाना है, वो कहीं भी खा लेगा। अगर उसको पता है कि मेरे को ये नहीं खाना, उसके बाद तो उसको कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। और मेल तो कच्चा खाने में विश्वास रखता है। फ्रूट ले लो, फ्रूट खा लो, और वेजिटेबल में वो खीरा सैलेड खा लो। इसलिए मेरे ख्याल से सवाल समझ में आ गया होगा, जवाब भी। मैक्सिमम प्रॉब्लम्स फीमेल के साथ ही है। कॉल ऑफ नेचर किसी को भी आता है, प्रॉब्लम उसको होती है, पता नहीं क्या कर, ये क्या कनेक्शन है। तो इसके जो यही प्रैक्टिकल सनातनता इंप्लीमेंटेशन बेसिकली इज मेंट फॉर फीमेल्स, बिकॉज she gets so many call of natures, she has to prepare herself to attend that call, which she is not doing it because no one is teaching her. Why no one is teaching her? Because that ज्ञान was missing. केतु विज्ञान गायब था, अवेलेबल ही नहीं था। राहु विज्ञान का पता ही नहीं था। शुक्राचार्य ज्योतिष होती है कुछ, ये पता था, पर क्या होता है ये इसके बारे में ज्ञान नहीं था। नारी ज्ञान कुछ होता है, इसके बारे में कोई ज्ञान अवेलेबल था ही नहीं, कोई इंफॉर्मेशन अवेलेबल है ही नहीं, थी ही नहीं। अब देखो, मैं अभी देख रहा था फेसबुक पर, अभी पीछे शायद 2-4 दिन पहले की बात है, तो एक फीमेल ने, आई डोंट नो वेदर डॉक्टर थी वो या आयुर्वेदाचार्य थी, मुझे पता नहीं क्या थी उसका, मेरे को डिटेल नहीं पता, बट सम फीमेल वाज देयर। उसने उनको महिलाओं के बारे में लिखा था कुछ, कि जब वो इतनी होती हैं तो उनको पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं, तो फिर उसकी ये प्रॉब्लम, वो प्रॉब्लम, सिर दर्द और पता नहीं क्या क्या। मतलब वो पढ़ के तो ऐसा लगता था कि फीमेल की जिंदगी एक गुनाह है। वो पढ़ने के बाद तो मेरे को लगता है कि फीमेल जो है, या तो उस औरत को गाली देंगी जिसने लिखा वो, या फिर वो अपनी जिंदगी को देंगी। तो ये क्या, ये मतलब, is it applicable, is it valid? All that happens because you know that call of nature is going to come, but you didn't address to it, you didn't prepare for it. हमने एग्जाम की प्रिपरेशन तो करने में अपनी ऐसी तैसी करा ली, पर कॉल ऑफ नेचर जो आएगी उसके लिए हमने कुछ भी नहीं किया। जबकि कॉल ऑफ नेचर की अगर आपने केयर कर ली होती तो आपको एग्जाम में प्रॉब्लम ही नहीं आती कुछ भी, किसी भी तरह की। क्यों? क्योंकि आपका मैक्सिमम ध्यान तो कॉल ऑफ नेचर को अटेंड करने में चला जाता है, तो आप पढ़ाई करोगे कब? इसलिए इट इज बेटर दैट फीमेल कम्युनिटी स्टार्ट्स वरिंग अबाउट हाउ टू हैंडल कॉल ऑफ नेचर रादर देन अर्निंग मनी टू हैंडल कॉल ऑफ नेचर, विच इज नॉट पॉसिबल प्रैक्टिकली। पैसे से कॉल ऑफ नेचर अटेंड नहीं हो सकती है। हाँ, पर सीखने के लिए तो पैसा खर्चना पड़ेगा कि कॉल ऑफ नेचर को अटेंड कैसे करना है। और ये डेफिनेटली पेरेंट्स के लिए बहुत जरूरी है सीखना, अगर उनके बच्चे हो गए हैं तो, और नहीं हुए हैं तो। अदरवाइज उनके बच्चे उनको कभी साथ नहीं देंगे, कोई भी बच्चा साथ नहीं देगा उनके पेरेंट्स का। पेरेंट्स को आज की तारीख में डिस्कार्ड क्यों कर रहे हैं बच्चे? बड़ा सिंपल सा रीजन है
कि उन्होंने उनको गाइड किया ही नहीं किसी भी बात पे। कॉल ऑफ नेचर के बारे में कोई बात ही नहीं है, चर्चा ही नहीं है। तो बच्चे कहते हैं कि मेरे को ऐसे पेरेंट्स का क्या फायदा जो पेरेंट्स ने मुझे मेरी प्रॉब्लम के लिए गाइड नहीं किया। इतनी कैजुअल अप्रोच फॉर कॉल ऑफ नेचर के अगेंस्ट में, इतनी कैजुअल अप्रोच। स्पेशली मदर सफर कर रही हैं। क्यों? क्योंकि बेटियों को उन्होंने कुछ सिखाया ही नहीं। एक्चुअली देखा जाए तो पढ़ना सिखा दिया सिर्फ, कि अंग्रेजी पढ़ लो, हिंदी पढ़ लो, संस्कृत पढ़ लो, पंजाबी पढ़ लो, दैट्स इट। कॉल ऑफ नेचर की कोई चर्चा ही नहीं है कहीं पे भी। जब उसको बेचारी को मुसीबत आती है तो वो उसको मुसीबत समझती है। कॉल ऑफ नेचर को अगर मुसीबत समझोगे आप तो फिर तो जिंदगी चल ली। इट इज नॉट कैलेमिटी। पीपल हैव made it a calamity, natural calamity, rather than making a call of nature. There is a difference between call of nature and natural calamity. Do not get confused between two. Natural calamity is भूचाल आना, फ्लड आना, फ्लड। और लेकिन कॉल ऑफ नेचर जो है वो है कि इस एज में ये होगा। इट इज एस्टैब्लिश्ड fact that call of nature is bound to come to females at various ages. So जो आपके पीछे निष्ठा चक्र लगा हुआ है, it is showing 7 phases of life. What is the meaning of these 7 phases? One has to understand. And their list shows, I don't know whether this list shows or not, there are procedures available to handle this call of nature. नहीं, इसमें नहीं दिया हुआ है. This doesn't have that list, but the Nishtha Chakra has one more layer. One more layer it is available. This has 3 layers ना, 1 2 3. नहीं, हाँ, this has 3 layers. So that Nishtha Chakra has showing 4 layers. That includes the procedures to be done at which age. ठीक है, फाइन. तो आपको ये समझो कि कॉल ऑफ नेचर के लिए तैयारी करनी है, तो कौन सी कॉल ऑफ नेचर कब आएगी उसके लिए तैयारी कब करनी है. जैसे बताया गया गर्भकाल इज 0 to 3 years, तो दैट मीन्स नाउ बेटर स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर बाल्यकाल. इट इज नॉट दैट ओके जब बाल्यकाल आएगा तब देखेंगे. वो एटीट्यूड क्या हो गया, ये एग्जामिनेशन सिस्टम की वजह से एटीट्यूड क्या हो गया कि जब एग्जाम आएगा तब पढ़ लेंगे. Is that going to work? For females it is a क्या कहते हैं उसको, कर्स. Females have made this a curse for themselves. वो कॉल ऑफ नेचर के लिए प्रिपरेशन यू हैव टू डू बिफोर. वो आपकी इमेज ब्लर्ड आ रही है. नहीं, ठीक नहीं हुई है, नॉर्मल नहीं हुई है. अभी भी नॉर्मल नहीं हुई है. हाँ ना, थोड़ी ब्लड है. या चलो ठीक है, नॉर्मल. वो रूम ज्यादा तो नहीं है. चल ठीक है, हो सकता है वो कुछ एटमोस्फेयर. एनीवे, तो कॉल ऑफ नेचर की बात कर रहे थे हम. तो कॉल ऑफ नेचर, प्रैक्टिकल सनातनता कॉल ऑफ नेचर को ही बताता है कि भैया ये आने वाला है तो इसके लिए ये तैयारी कर लो. तो ये एज ग्रुप 25, विवाह का जो टाइम बताया गया 24 साल का बताया गया, तो 25 टू लाइफ लॉन्ग. इनफैक्ट फॉर फीमेल्स it is right from day 1, the day of delivery. It has to start. And first step is the moment you come to know that daughter has been delivered, तो उसको आपको उस पिताजी को, खासकर फादर को, अगर फादर बाई चांस अवेलेबल नहीं है तो मदर को ये काम करना होता है कि यू आर मैरिड टू कृष्णांश. फर्स्ट स्टेप फॉर फीमेल्स, नॉट फॉर मेल्स. इट्स ओनली फॉर फीमेल्स. फीमेल जेंडर के लिए है कि टेल हर
in her ears that you are married to Krishnansh, and then start teaching her how to use Krishnansh. And that is the first step for implementing practical Sanatanata in females. So, newborns, जो already born है या अब किसी भी एज पर, you can marry to Krishnansh anytime. That is not a big deal. But if you want to prepare for all call of natures, then from the day of delivery itself you have to prepare. Very, very important. And because later में कुछ कॉल ऑफ नेचर जा चुकी है तो वो तो अब आएंगी नहीं, तो उसके लिए तैयारी होगी नहीं, तो वो बॉडी जो सफर कर चुकी है उस सफरिंग की वजह से जो अंदर बैठ गया है उसको निकालने के लिए बहुत एफर्ट चाहिएगी. नेचुरली जो डिपॉजिट होगी, जैसे मान लो किसी की एनर्जी डिपॉजिट हो गई नाभि के आसपास, अगर एनर्जी डिपॉजिट हो जाती है तो तुम्हारा पेट खराब रहेगा, और बाई चांस तुम दवाई लेकर के पेट ठीक कर सकते हो, पर नाभि ठीक नहीं होने वाली, और नाभि ठीक नहीं होगी तो आपका 10th डोर ठीक नहीं होगा. 10th डोर ठीक नहीं होगा तो इसका मतलब है कि आपका जो वो है, क्या कहते हैं इसको, ब्रह्मांड से कनेक्टिविटी विद यूनिवर्स विल बी डिस्टर्ब, यानी यू विल एवर रिमेन कंफ्यूज्ड. तुम अपने आप को संभाल ही नहीं पाओगे, कंफ्यूजन की स्टेट से बाहर नहीं निकल पाओगे तुम. तो उसके लिए पहले आपको अपनी जो डिपॉजिटेड एनर्जी है उससे यू हैव टू गेट रिड ऑफ इट. यू हैव टू पुट इन ऑल एफर्ट्स टू गेट रिड ऑफ इट. जो नेचुरली वेस्ट अगर अंदर, आयुर्वेद क्या करता है, आयुर्वेद का टोटल फिलॉसफी इज दैट आपके अंदर जो भी वेस्ट जमा हो गया उसको बाहर निकालो. बट एनर्जी का अगर वेस्ट जमा हो गया तो उसके बारे में आयुर्वेद को कुछ नहीं पता. क्यों नहीं पता? क्योंकि आयुर्वेद वर्क्स ऑन वात पित्त कफ, एंड एनर्जी हैज नो कनेक्शन विद एनी ऑफ दिस. एनर्जी का डिपॉजिट हुआ है तो उसके लिए प्राणायाम, कपालभाति जैसे प्राणायाम हैं जिससे हम नाभि का जो वेस्ट है एनर्जी के रूप में या वायु के रूप में वो निकालते हैं. वो डिपेंड करता है ना कि मेल है या फीमेल है, पहली बात. क्योंकि जो एनर्जी डिपॉजिट है वो नाभि के आसपास हुई है, तो कहां हुई है वो कैसे पता लगेगा? प्राणायाम इज very rarely helpful in these aspects. When we talk of energy, it can improve your energy level, but getting rid of the deposited energy is very, very difficult. Especially for females. Pranayam can help get rid of deposits of waste around stomach, around lungs. Anyway, so and it is definitely harmful if you have some problem in heart. Energy is directly related with heart. और कहते हैं ना कि कपालभाति नहीं करनी है अगर आपको हार्ट की कोई प्रॉब्लम है तो क्यों कहते हैं ये? इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो. इसी से आप अंदाजा लगा सकते हो कि ये जो कंडीशंस रखी गई हैं वो इसीलिए रखी गई हैं कि आपकी करंट स्टेटस क्या है उसके हिसाब से प्राणायाम करना है आपको. कहीं ऐसा ना हो कि आपका किया हुआ प्राणायाम आपके लिए जी का जंजाल बन जाए. केयर इज नीडेड, एन एक्सपर्ट इज रिक्वायर्ड टू गेट गाइडेंस. यू मस्ट लर्न इट फ्रॉम सम एक्सपर्ट. ये बेसिकली हम लोगों को वेस्ट नहीं, प्रैक्टिकल सनातनता का मतलब यह है कि ऑलमोस्ट वेस्ट फ्री. व्हाट इज वेस्ट डज एक्चुअली? वेस्ट करती क्या है? वेस्ट जो है आपकी शुक्र शक्ति को खा जाती है. इट कंज्यूम्स
योर शुक्र शक्ति. कैंसर क्या है? अगर आप समझो तो कैंसर इज नथिंग बट वेस्ट डिपॉजिटेड ऑन वन प्लेस एंड इट स्टार्ट्स बिल्डिंग अप इट्स ओन शुक्र. तो वो कैंसर, जब तक वो शुक्र नहीं आता उसके अंदर तब तक वो वेस्ट है. लेकिन जैसे ही शुक्र आता है तो वो फिर जनरेट होने लगता है, पेन जनरेट करने लगता है. तो इसलिए हर वेस्ट will reduce your shukra shakti and it will give you aging faster. And once it starts giving you aging, then you start feeling more and more dull, tired, etc. confused, बार बार गुस्सा आता है, इरिटेशन होती है. स्पेशली फीमेल के केस में, मैं वो आर्टिकल की बात कर रहा था. उस आर्टिकल में उसने पीरियड्स के बारे में तो लिखा पर मेनोपॉज के बारे में कुछ नहीं लिखा. जो फीमेल की लाइफ में सबसे लंबा स्पैन है वो मेनोपॉज है और उसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं करना चाहता कि मेनोपॉज और उसके इफेक्ट्स, वो कॉल ऑफ नेचर जब आती है तो उसके इफेक्ट्स क्या होते हैं, क्या हो सकते हैं. मोस्टली ब्रेस्ट कैंसर इज प्राइम रीजन ऑफ मेनोपॉज ट्रिगर. यूट्रस कैंसर प्राइम रीजन फॉर मेनोपॉज ट्रिगर. मीन्स ब्रेस्ट कैंसर या यूट्रस कैंसर मेनोपॉज ट्रिगर होने की वजह से आते हैं या अदर वे? नहीं, मेनोपॉज तो ट्रिगर हो गया, वो तो कॉल ऑफ नेचर आ गया. लेकिन अगर वो पहले आ गया, एक उसका स्पेसिफिक टाइम है कि उस टाइम पे आना चाहिए आइडियली. अगर वो उस टाइम पे नहीं आता है, पहले आता है, तो इसका मतलब है योर बॉडी इज डिटीरियोरेटेड. योर connectivity between mind, body and brain is weak. So affects, I am saying the first parts which get affected. Irritation होने लाइफ में, unnecessary irritation आने लगती है. मतलब you start getting angry on anything which doesn't exist. क्यों? क्योंकि you are angry on yourself. But other people cannot understand that you are angry on yourself. तो वो फैमिली में फिर डिस्टर्बेंसेस आनी शुरू हो जाती हैं. फिर जो बाकी लोग हैं वो समझने लगते हैं कि यार ये तो इसका ना दिमाग चल गया है या कुछ हो गया है, ऐसा कुछ, मतलब कुछ भी सोचते हैं, कुछ भी सोचेगा, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि हो क्या रहा है. The pain which I get for my disease, I only can understand. वो कहते हैं मरे बिना स्वर्ग का नहीं पता लगता. और मेल को तो बिल्कुल नहीं पता लगेगा क्योंकि उसको तो कॉल ऑफ नेचर आती नहीं है. बट अगर फीमेल को कॉल ऑफ नेचर आती है, ये पता है और उसने प्रिपरेशन की है, तो शी विल सफर मिनिमम एंड शी हैज टू प्रिपेयर फॉर इट. देयर इज नो अदर चॉइस. एंड she has to understand that yes, this call of nature is going to affect this thing. For that, do I disturb others or not? At least उसको ये इंश्योर करना है कि उसकी वजह से दूसरों को डिस्टर्बेंस ना हो. अगर दूसरों को डिस्टर्बेंस होती है तो she will feel much more burden on herself. So she should start spending more time with herself to handle that call of nature rather than keep bothering के दूसरा क्या कर रहा है. क्योंकि कॉल ऑफ नेचर को अटेंड तो जिसको आई है उसको करना ही पड़ेगा, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है. और बीमारी आना कॉल ऑफ नेचर नहीं है. ये बात बहुत जरूरी है समझना कि कहीं से ये समझ लो कि बीमारी आई है तो दैट इज ए कॉल ऑफ नेचर. नो, बीमारी is not a call of nature, but due to call of nature you can get disease, you can get बीमारी.
So you have to protect yourself from getting side effects of the call of nature, which are called diseases. First factor is disease. तो मेनोपॉज स्टेट का एक फैक्टर ऐसा है जो कि फीमेल की लाइफ में बहुत लंबा चलता है. एवरेज लाइफ स्पैन मान लो अगर 70 साल है, 75 साल है, और 40 साल की उम्र में अगर ये आ जाता है, मेनोपॉज ट्रिगर हो जाता है. आजकल तो 35 साल 32 साल में हो जाता है, सुना मैंने. तो 40 साल तो 30 years she will be keep suffering from side effects of that call unless she prepares to handle it. जी. कॉल ऑफ नेचर ये स्पेशली फीमेल्स के लिए, खासतौर से मीनोपॉज, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो एक्चुअली फीमेल की लाइफ को इम्पैक्ट करता है और हर एक घर को ये इम्पैक्ट करता है. क्योंकि फीमेल अगर डिस्टर्ब्ड है तो आगे जो भी कुछ उसकी बच्चों की लाइफ है, उसकी बहू या दामाद या टोटल उसके सोशल रिलेशंस, सब पे नेगेटिव इम्पैक्ट आता है the moment female starts falling sick because of not handling the call of nature in the right manner. ये उसकी शुक्र शक्ति को भी डिटोरेट करने का बहुत बड़ा रीजन बनता है, जो मैंने आज डिस्कशन से समझा. क्योंकि एनर्जी डिपॉजिट या टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट होना, वेस्ट इकट्ठा होना बॉडी में, ये बहुत बड़ा कारण बन जाता है शुक्र के वीक रहने का. और फिर हम कितनी भी कोशिश करें, जैसे कि फीमेल जिम जाती हैं, एक्सरसाइजेस करती हैं या क्रैश डाइट्स करती हैं, दैट इज नॉट गोइंग टू इम्पैक्ट मच. Going to help. Nothing like this is going to help. It needs a different kind of setup itself, which is explained in Hexaseed naturopath, Hexaseed Hexotherapy. तो ये जो प्रोसीजर्स हैं, जो टेक्नोलॉजीज हैं, दे कैन ऑल टुगेदर चेंज द सिनेरियो, द ग्लोबल सिनेरियो. बिकॉज जितनी भी मैं ग्लोबल प्रॉब्लम्स को देखती हूँ, स्टडी करती हूँ, उसका एक बहुत बड़ा पार्ट, शायद 80 to 90% पार्ट मुझे गायनी प्रॉब्लम्स की वजह से दिखता है. हम इसको माने या ना माने, but the fact remains that gynae problems is the main root cause of all kind of social disturbance, be it in history, be it in present, and be it in future. So, see, I'll put a word here that why these drugs, जो drug scandals हैं, जो drugs का जो system चल रहा है, all that is because of the pain felt by female due to call of nature. When a person is in pain, तो naturally वो अपने आसपास सबको पेन में ही रखेगा या रखेगी. And this is what is happening. एक फैमिली में नई लड़की आती है जिसको हम बहू कहते हैं, तो उसकी मदर इन लॉ नॉर्मली उसके लिए एक वैम्प का काम करती है. एंड दिस इज प्रोबेबली बिकॉज कि उसको कोई गाइड करने वाला नहीं था कि वो अपने कॉल ऑफ नेचर को कैसे हैंडल करे. तो शी इज ऑलरेडी इन पेन, तो शी कैन नॉट स्प्रेड हैप्पीनेस ऑल अराउंड. एंड हमारे पास अब सॉल्यूशन हेक्सासीड एशोथेरेपी है, एंड डायग्नोसिस के लिए हमारे पास राहु विज्ञान है, एंड रेमेडी सिस्टम को समझने के लिए केतु विज्ञान है, एंड 5 सीड नेचुरोपैथी तो है ही. तो अश्विनी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद. आज का ये प्रोग्राम हम यहीं पे एंड करते हैं और आपसे यूं ही केतु विज्ञान पर बातचीत जारी रहेगी. प्रणाम. अश्विनी जी से आज हमने जाना शुक्र शक्ति की इंपॉर्टेंस को. शुक्र ये कोई एनर्जी नहीं बल्कि फिजियो वर्चुअल मॉलिक्यूल है, जिसको मेंटेन करने के लिए हम एनर्जी ऑफ एयर यानी कि कृष्णांश को यूज कर सकते हैं. और आपको कौन सा श्वास योग करना है या निष्ठा चक्र को मेंटेन करने के लिए आपको कौन सा प्रोसीजर यूज करना है, ये अपने लिए कस्टमाइज समझना होगा. प्रैक्टिकल सनातनता को इम्प्लीमेंट अपनी लाइफ में करना शुरू करें. अगर आप फीमेल हैं, महिला हैं, तो जन्म से ही ये शुरुआत हो जानी चाहिए. और इट्स बेटर लेट देन नेवर. किसी भी एज में आप हैं, यू कैन हैव अ पेन फ्री लिविंग विद यूज ऑफ शुक्राचार्य ज्योतिष. आज के लिए इतना ही. मैं हूं गायनी नेचुरोपैथ निधि कंसल.
आपसे यूं ही केतु विज्ञान पे बातचीत होती रहेगी। इन वीडियोस को यूट्यूब पे आप देख सकते हैं केतु विज्ञान चैनल पे, और फेसबुक पर भगवान टीवी पर। प्रणाम।